अच्छा, कभी आपने सोचा है कि यार यूएई की कोई स्ट्रॉन्ग स्पोर्ट्स टीम तो नहीं है, ना कोई स्पोर्ट्स हिस्ट्री है, पर फिर भी वहाँ पे क्रिकेट, फुटबॉल, गोल्फ, बैडमिंटन, F1, यहाँ तक कि रेगिस्तान में वो आइस हॉकी भी करवा दे रहे हैं। अब माना पैसा हो तो क्या कुछ नहीं हो सकता है, पर फिर भी इससे यूएई को क्या फ़ायदा होता है और दूसरे स्पोर्ट्स को क्या फ़ायदा होता है, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्नब नायक, आप देख रहे हैं स्टार्टअप ज्ञान और जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं। अच्छा, क्या आपको पता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा ओडीआई यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस कहाँ हुए हैं? क्या आपको लग रहा है वानखेड़े स्टेडियम या चिन्नास्वामी स्टेडियम? ना भाई, आप गलत हो। इसका आंसर है शारजाह क्रिकेट स्टेडियम। एक और क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूँ, क्या आपको पता है कि सबसे ज़्यादा T20 मैचेस कहाँ हुए हैं? आप में से शायद कुछ लोग सिडनी, मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड ये सब गेस करेंगे, पर इसका आंसर है दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम। तो आप बोलेंगे भैया ये कैसे हो रहा है? मतलब अभी तक यूएई की टीम टोटल में 2 बार वर्ल्ड कप क्वालिफाई करी है और उन वर्ल्ड कप में उन्होंने 11 मैचेस खेले हैं, उनमें से सिर्फ 1 जीती है। मतलब अभी वहाँ पे क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप हो रहा है, खुद वो क्वालिफाई नहीं हुए। फिर दूसरे स्पोर्ट्स में भी यही उनका हालत है। ओलंपिक्स में अभी तक वो टोटल में 2 मेडल जीते हैं, 2004 में एक गोल्ड जीते थे, 2016 में एक ब्रॉन्ज जीते थे। तो मतलब उनका स्पोर्टिंग हिस्ट्री या कल्चर तो कुछ है नहीं, ना कि उनके खुद के लोग कुछ ज़्यादा स्पोर्ट्स खेलते हैं। इसके अलावा रेगिस्तान है, तो बहुत गर्मी है, तो ऐसा बहुत बढ़िया एनवायरनमेंट भी नहीं है खेलने का। इसके बाद भी इतने सारे स्पोर्टिंग इवेंट्स क्यों यूएई में हो रहे हैं? तो इसके पीछे एक बहुत लंबी कहानी है और एक एक करके हम ये होने के रीजंस भी डिस्कस कर लेते हैं। अब देखो यार, यूएई को पहले इंग्लैंड रूल करता था। 50 साल पहले फाइनली 1971 को उनको इंडिपेंडेंस मिला, और जब से वहाँ पे तेल डिस्कवर हुआ है तो पूरी दुनिया का वहाँ पे इंटरेस्ट होने लगा और उससे यूएई को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ, क्योंकि वो तेल बेचते थे और पूरी दुनिया, जैसा कि आपको पता है, तेल से ही चलती है। पर बहुत जल्दी यूएई के रूलर समझ गए थे कि यार लोगों को सिर्फ हमारे तेल में इंटरेस्ट है, और इवेंचुअली तेल तो यार लिमिटेड क्वांटिटी में, धीरे धीरे अब कंट्रीज रिन्यूएबल सोर्सेज में भी मूव कर रही है। तो इवेंचुअली जब तेल ख़त्म हो जाएगा, हमारा इकॉनमी पूरा ही डूब जाएगा। तो यहाँ पे फिर रूलर्स ने सोचना शुरू किया कि कैसे हम अपने कंट्री को और आगे बढ़ाएं, इकॉनमी को तेल से इंडिपेंडेंट बनाएं। तो ये सोच के उन्होंने फिर इन्वेस्टमेंट करना शुरू किया, काफ़ी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया, और बेसिकली यूएई के रूलर्स ने सोचा कि यार हमको इस कंट्री को एक ट्रेड, टेक और लाइफस्टाइल हब बनाना है। तो इसके चलते कई सारे प्राइवेट आइलैंड्स वो बनाने लगे, और बेसिकली फिर वो एक शॉपिंग डेस्टिनेशन भी बनने लगा। वहाँ पे टैक्सेस, वैट ये सब भी कम है, तो इससे आपके आईफोन से लेके गोल्ड तक सब सस्ते में मिलते हैं। और फिर क्वेश्चन है कि भैया सब कुछ हम आर्टिफिशियली बना तो रहे हैं, बट हम लोगों को कैसे अट्रैक्ट करेंगे? मतलब अभी भी अगर आप देखेंगे कि यार उनकी करीब 10 मिलियन पॉपुलेशन है, उसमें से 88% जो लोग हैं वो बाहर के देशों से आए हैं। मतलब ये सब बना रहे हैं तो यार बाहर के लोग आएंगे, यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, तभी तो इकॉनमी बढ़ेगी। तब उन्होंने डिसाइड किया कि भैया हमको स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्पोर्टिंग इवेंट्स होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा स्पोर्ट्स फैन हमारे कंट्री में आएंगे, और एक बार हमारे कंट्री में आएंगे तो फिर हमारे होटल्स में रुकेंगे, हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को घूमेंगे और फिर शॉपिंग करेंगे। तो इससे इकॉनमी को भी फ़ायदा होगा, हमारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, और धीरे धीरे वो हमारे देश के एडवांसमेंट को देख पाएंगे और फिर एक्चुअल में बिजनेसेस इन्वेस्ट करेंगे। तो इस थीसिस के साथ यूएई के रूलर्स ने काफ़ी ज़्यादा स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट करना शुरू किया। पर फिर अगर आप बोलेंगे भैया अगर इतना स्पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उनकी कोई अच्छी खासी स्पोर्ट्स की टीम क्यों नहीं है? तो भैया इसका मेन रीज़न है कि यार उनके करीब 10 मिलियन की पॉपुलेशन है, और उसमें से तो यार 88% लोग बाहर से आए हैं। मतलब उनके ओरिजिनल लोग बहुत कम हैं, और क्योंकि कंट्री ज़्यादा पुराना भी नहीं है तो अभी तक उनका स्पोर्टिंग कल्चर नहीं डेवलप हो पाया। बट फिर क्वेश्चन आता है कि भैया अगर स्पोर्टिंग कल्चर नहीं डेवलप हो रहा है तो फिर वो स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बन कैसे गया? इसके कई सारे रीज़न हैं, अब एक एक करके हम डिस्कस कर ही लेते हैं। अब देखो यार, वैसे तो यूएई में सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पोर्ट फुटबॉल है। एक बार वो फीफा वर्ल्ड कप में क्वालिफाई भी हुए थे, ये साल था 1990 का। पर हम यहाँ पे मेजर लीग क्रिकेट की बात कर लेते हैं कि क्रिकेट वहाँ पे इतना ज़्यादा पॉपुलर कैसे हुआ। उनके ट्रेडिशनल गेम्स तो वैसे हॉर्स रेसिंग, कैमल रेसिंग इत्यादि हैं। तो देखो यार, अगर आप यूएई की पॉपुलेशन देखोगे, काफ़ी सारे साउथ ईस्ट एशियन कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं, स्पेशली इंडियंस, पाकिस्तानीज इत्यादि। इंडियंस तो यार वहाँ के 28% पॉपुलेशन है। तो इतने सारे साउथ ईस्ट एशियन नेशंस रहेंगे जो कि क्रिकेट इतना ज़्यादा खेलते हैं, तो धीरे धीरे ये लोग तो क्रिकेट खेलेंगे ही, तो इससे क्रिकेट की थोड़ी सी बहुत पॉपुलैरिटी बढ़ने लगी। 1980s में शारजाह क्रिकेट स्टेडियम बना, वहाँ पे कई सारे इंडिया, पाकिस्तान और ऐसे सारे मैचेस होने लगे।
तो वहाँ पे फिर क्रिकेट की पॉपुलैरिटी और बढ़ने लगी। अब वैसे यूएई के क्रिकेट डेस्टिनेशन बनने के पीछे कई सारे रीजंस हैं। पहला पॉइंट है कि यार उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया। मतलब भैया अगर आप एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बनना चाहते हो तो आपको बिल्कुल स्टेट ऑफ द आर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम्स ये सब बनाने पड़ेंगे। और अभी यूएई में 3 मेन क्रिकेट स्टेडियम है, एक शारजा में, एक अबू धाबी में, एक दुबई में। सब एक से बढ़कर एक है, सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रहे हैं। आपके सारे हॉकाई, पिच विजन, प्रो बैटर, सारी लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज यहाँ अवेलेबल हैं। और इसके अलावा प्रैक्टिस ग्राउंड्स, ट्रेनिंग ग्राउंड्स, ये सब उन्होंने काफ़ी अच्छा बनाया। दूसरा रीज़न इतने सारे क्रिकेटिंग इवेंट्स यूएई में होने के वो ये है कि यार पहले जो आईसीसी का हेडक्वार्टर था वो यूके में था, पर 2005 में आईसीसी ने अपना हेडक्वार्टर दुबई में शिफ्ट कर दिया क्योंकि उनको काफ़ी सारे टैक्स बेनिफिट्स भी मिल रहे थे। और फिर उनको लगा कि यार धीरे धीरे जो ज़्यादा क्रिकेटिंग नेशंस हैं वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ और ऑस्ट्रेलिया इन सब में, तो उनके आसपास उनको हेडक्वार्टर रखना चाहिए। तीसरा मेन रीज़न है कि यार एक सेंट्रल लोकेशन है, मतलब यूरोप से, अफ्रीका से, साउथ ईस्ट एशिया से, सबके बीच में पड़ता है। और दुबई एक ट्रैवल हब है ही, हर दिन 120 इंटरनेशनल फ़्लाइट्स दुबई से जाती हैं, तो जाना आना भी बहुत आसान है और सारे मेजर कंट्रीज़ के लिए वहाँ पहुँचना भी काफ़ी ईजी है। चौथा रीज़न यूएई में इतना क्रिकेट इवेंट पॉपुलर होने का ये है कि यार टाइम जोन एडवांटेजेस काफ़ी बढ़िया है। मतलब आपको पता होगा कि यार अगर आप इंग्लिश प्रीमियर लीग या ये सारे फुटबॉल मैचेस देखने की कोशिश करते हो जो कि यूरोप में होते हैं, इंडिया में तब 12:30 रात के 1 बज रहे होते हैं, तो यार हर इंसान अच्छे से देख नहीं पाता। बट यूएई का जो टाइम जोन है वो एक तरह से परफेक्ट टाइम जोन मान लो, क्योंकि उसके आसपास के जो 4 टाइम जोन्स हैं उसमें 2 बिलियन से भी ज़्यादा लोग रहते हैं। आपके अफ्रीका, यूरोप, एशिया और मिडिल ईस्ट को अगर हम मिला लें, तो भैया ये प्राइम टाइम में ये सारे इवेंट्स को दिखा सकते हैं, तो उससे इवेंट्स की पॉपुलैरिटी भी बढ़ती है। अगला रीज़न आप सुन के चौंक जाओगे, एक्चुअल में वेदर। आप बोलोगे भैया रेगिस्तान है, गर्मी होती है, वेदर से क्या फ़ायदा मिल रहा है यार। भैया ज़रा याद करना, अभी जो यूके में क्रिकेट मैचेस हुए थे, हर 2-3 दिन में बारिश हो जाती है, मैचेस को शिफ्ट करना पड़ता है, कैंसिल करना पड़ता है। यूएई में बारिश तो होने से रही, तो कैंसिल भी मैचेस होते नहीं है, तो ये भी एक बड़ा एडवांटेज बना। तो ये कई रीजन है जिसकी वजह से क्रिकेट के इतने सारे इवेंट्स यूएई में होते हैं। और अभी भी अगर आप देखेंगे कि वहाँ पे पैंडेमिक काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड है, तो इसलिए आप देखेंगे स्टेडियम में स्पेक्टेटर्स भी मैच देखने आ रहे हैं, तो उससे रेवेन्यू भी मिलता है। और तो और ये जो फॉर्मूला क्रिकेट में अपनाया है यूएई ने, उन्होंने ये दूसरे स्पोर्ट्स में भी अपना रखा है। जैसे मैन सिटी के तो ओनर्स यूएई से ही हैं। इसके अलावा हमदान स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अगर आप देख लेंगे, वहाँ पे वर्ल्ड क्लास स्विमिंग पूल, डाइविंग सेंटर है, और वहाँ पे तो आप फ्लोर की भी हाइट चेंज कर सकते हो और इस स्विमिंग पूल को कवर करके बास्केटबॉल, ये सारे गेम्स भी खेल सकते हो। ऑफ कोर्स इसमें करीब $300 मिलियन लगा है स्टेडियम बनाने के लिए। तो ऐसे उन्होंने हर स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया है, बहुत बढ़िया बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है, ट्रेनिंग ग्राउंड्स बनाए हैं। आप देखेंगे कई सारे फेमस कोचेस, स्पोर्ट्स पर्सन वहाँ पे अपने ट्रेनिंग सेंटर्स खोले हुए हैं। MS धोनी ने भी अपनी एक अकेडमी वहाँ पे खोली हुई है, तो ताकि कोई ट्रेनिंग में भी कमी ना हो। और रहने के लिए तो यार उनके ज़बरदस्त होटल्स और ये सारी चीज़ें हैं ही। तो इसीलिए यूएई करीब 400 स्पोर्टिंग इवेंट्स एक साल में वहाँ पे कंडक्ट करता है, जिसमें से 130 तो इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं। और डेलॉयट के एक रिपोर्ट के मुताबिक यूएई ने करीब $1.7 बिलियन इन्वेस्ट किए हैं रेगिस्तान को एक स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बनाने के लिए, और उससे उनको काफ़ी अच्छा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी मिला है। $420 मिलियन का तो डायरेक्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल गया है। और अगर आप ये चीज़ें देखोगे कि यार जो टूरिस्ट आते हैं वो शॉपिंग करते हैं, होटल्स में रहते हैं, वो सारा खर्चा जोड़ दोगे तो टोटल ROI करीब $620 मिलियन हो जाता है। और हर साल 15 से 20 हज़ार लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिल जाती है। इसके अलावा यूएई को एक ग्लोबल डेस्टिनेशन की तरह वो काफ़ी अच्छे तरीके से पोर्ट्रे भी कर पाते हैं। तो तभी आप देखेंगे यार बिल्कुल अलग अलग स्पोर्टिंग इवेंट्स जैसे कि F1, फुटबॉल, बैडमिंटन, गोल्फ, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, आइस हॉकी, जुजुत्सु इत्यादि के भी इंटरनेशनल इवेंट्स यूएई में बहुत होते हैं। और इसके अलावा शॉपिंग फेस्टिवल, आर्ट इवेंट्स, अभी तो दुबई एक्सपो भी चल रहा है, ये सारी चीज़ें होती रहती है। तो इससे यूएई का ऑयल से डिपेंडेंस धीरे धीरे कम हो रहा है और ओवरऑल उनकी इकॉनमी भी काफ़ी हद तक बढ़ रही है। तो दोस्तों ये थे रीज़न जिसकी वजह से यूएई आज इतना बड़ा पॉपुलर स्पोर्टिंग डेस्टिनेशन बन गया है। आपको क्या लगता है कि जो यूएई के रूलर्स का ओरिजिनल एम था वो अचीव हो रहा है कि नहीं? अपने ओपिनियंस कमेंट्स में ज़रूर बताना। और हाँ यार, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, नीचे कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। चैनल को पक्का से सब्सक्राइब कर लेना और घंटा दबा देना ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। और अपने सारे दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम हर जगह ये वीडियो को शेयर कर देना। आगे हम ऐसे ही स्टार्टअप, बिजनेस, मोटिवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड बातें करेंगे। तो जल्दी मिलते एक नई और जानकारीपूर्ण वीडियो के साथ। धन्यवाद।